गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एनएम 5272 भर्ती 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो। देखिए हम सीक्वेंस में जब से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, आपके आंसर की के संदर्भ में नोटिस आई है, तब से सीक्वेंस में वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। वीडियो स्किप मत किया करिए, एक भी सेकंड स्किप मत किया करिए, शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखा करें। समय निकाल कर, जब आपको समय मिले तभी आप इस वीडियो को देखा करें, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि डिटेल में हर एक चीज़ को आपको हम बताते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो, जैसा हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके अप्रैल माह में होंगे, तो उसका रुझान आपको मिल ही गया होगा, कल ही मिल गया होगा। नोटिस आपको देखने को मिल गया कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब 2 स्टेज में कराए जाएंगे, ठीक है। जितने भी अभी भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचे हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, ये 2 स्टेज में कराए जाएंगे, एक ऑनलाइन दूसरा ऑफलाइन। अब ऑनलाइन का मतलब ऐसा है कि नहीं आप ऑनलाइन कर देंगे फिर ऑफलाइन आपका डीवी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखिए ये आयोग, अब इसमें थोड़ा क्या हो सकता है कि आयोग को आप बोल सकते हो कि जल्दबाजी भी दिखा सकता है समय की बचत करने के लिए, या फिर भर्ती प्रक्रिया को और लंबा करने के लिए। क्योंकि एक बार आप ऑनलाइन के लिए फिर करेंगे, फिर ऑफलाइन के लिए बुलाएंगे, फिर कट ऑफ देंगे, तो ऐसा प्रोसेस हो सकता है। फिलहाल अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके ऑनलाइन ऑनलाइन कोई बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं है। जिस हिसाब से नोटिस आया हुआ है, उस नोटिस में यही मेंशन है कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो भी डिटेल आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वही फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा समझ में आ रहा है ऑनलाइन का मतलब। नोटिस काफ़ी लंबी है, पूरा लिखा गया है। देखिए आपके कई मैसेज आए थे, सर ये एनएम के संदर्भ में है तो है क्या, तो ये किसी भर्ती के संदर्भ में नहीं है पर्टिकुलर। आप सोचो कि हमारे ही भर्ती के लिए है, तो ये सभी भर्तियों के लिए इन्होंने बोल दिया कि 2023 से लेके 26 2023 से लेकर 26 में जो भी डीवी होंगे उन सभी के लिए ये बातें बोली गई है। इन्होंने बोला कि आयोग द्वारा जो पीटी कराया जाता है उसी पीटी के स्कोर के आधार पे हम मेंस एग्ज़ाम का लिखित परीक्षा का शॉर्ट लिस्टेड नोटिस डालते हैं, फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ करते हैं, फिर उसका परीक्षा लेते हैं। उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है आंसर की देते हैं। सब चीज़ें करने के बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम रिजल्ट घोषित करते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए जो रिजल्ट हम घोषित करते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए जो हम बुलाते थे पहले सभी को बुला लेते थे, और कई शिफ्टों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई दिनों तक चलता था। तो उसी को थोड़ा बचाने के लिए ये बोल दे रहे हैं कि कुछ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको ऑनलाइन ही अपलोड कर देना होगा, ठीक है। अब कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके 10th हुए, आपने फॉर्म भरते टाइम तो अपलोड ही किया होगा, नहीं किया होगा तो अभी अपलोड कर देंगे, अभी अपलोड करना पड़ेगा आपको। 10th हुआ, 12th हुआ, डिप्लोमा हुआ, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ और निवास सर्टिफिकेट हुआ, ये सभी चीज़ें आपको अपलोड कर देनी होगी ऑनलाइन। तो और ये सभी कहाँ पे अपलोड करना होगा, आयोग की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा, अभी नहीं, जब बताएंगे तब, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम इसका लिंक और यथाशीघ्र प्रकाशित करेंगे। तो यथाशीघ्र का मतलब समझ ही रहे हैं, समय लगेगा इन सब चीज़ों में, हो सकता है 1-2 महीना लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो हमने आपको डेट बताया है कि अप्रैल माह में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो वही अप्रैल माह में ही होंगे, ये चीज़ आपको मानकर चलना है। बाकी इस वीडियो में डिटेल में हम विस्तार से डॉक्यूमेंट के विषय पे ही चर्चा करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट वाला वीडियो है ही, तो आपके जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। पहले इस नोटिस का जवाब हम दे देते हैं क्लियर तरीके से। आपको दिखाया ये वीडियो हम आज की डेट में शूट कर रहे हैं, तो नोटिस ये आपकी कल आई हुई थी। तो कल के नोटिस के अनुसार डीवी का पहला चरण ऑनलाइन होगा, समझ लीजिए। जो नोटिस अभी आपने देखा है, मुझे भेजा है, ग्रुप में भेजा है, और सवाल आ रहे हैं सर डीवी ऑनलाइन होगा क्या, तो पहला चरण ऑनलाइन होगा। डॉक्यूमेंट पहले ऑनलाइन अपलोड करने होंगे यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर। आयोग उन्हीं अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर जांच करेगा, ठीक है, मतलब कुछ स्क्रूटनी करेगा। इसको आप एक प्रकार से बोल सकते हो कि ऑनलाइन स्क्रूटनी होगा आपका। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ऑनलाइन स्क्रूटनी होगा। जैसे कि आपके अनुभव प्रमाण पत्र हुए, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन अपलोड कर देगा। आयोग देखेगा कि भाई सही है, आपका अनुभव प्रमाण पत्र सही है, आपका डिप्लोमा सही है, आपका 10th सही है, आपका कास्ट, तभी आपको बुलाएगा, अदरवाइज वहीं से आपको बाहर कर देगा। फिर जब ऑफलाइन बुलाएगा तब आप वहाँ पे आयोग का समय भी बच जाएगा और आपको भी पहले से
चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि चलो हम अभी से ही बाहर हो गए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान से आपको समझना होगा कि इस नोटिस का मतलब क्या है। तो ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन मतलब ऑनलाइन स्क्रूटनी है। फाइनल डीवी ज़रूरत पड़ी तो बाद में अगर हो सकता है फाइनल डीवी तो करवाएँगे ही करवाएँगे, ऑफ़लाइन तो डीवी होता ही होता है, ठीक है? लेकिन भीड़ कम करने के लिए ऑनलाइन वाला तरीका अपनाया गया है कि भाई ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, आयोग अपने स्तर से जाँच करके फिर आपको बुलाएगा। तो फाइनल डीवी ज़रूरत पड़ी तो बाद में ऑफ़लाइन भी हो सकती है, या भर्ती पर निर्भर करता है कि क्या करने वाले हैं वो लोग। अभी आपको यह मानकर चलना चाहिए कि अभी के लिए जो डीवी है ये डा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में जैसे कि मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल जो आपने फॉर्म भरते टाइम भरा होगा। आपने 10th का डिटेल भरा होगा, 12th का डिटेल भरा होगा, 10th का डिटेल भरा होगा, ठीक है? उसके बाद 12th का डिटेल भरा होगा, डिप्लोमा का डिटेल भरा होगा, अनुभव का डिटेल भरा होगा। तो ये सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट जो हैं ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। कास्ट आपने लगाया होगा, ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। निवास आपने लगाया होगा, ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होंगी। अब आयोग क्या करेगा, इन सभी चीज़ों को अपने स्तर से जाँच करेगा। किसी भी चीज़ में आपकी गड़बड़ी पाई जाती है तो यहीं से आपको हटा देगा। फिर ऑफ़लाइन जब डीवी ज़रूरत पड़ेगी तो ऑफ़लाइन आपको नहीं बुलाएगा। तो कहने का मतलब भीड़ कम करने के लिए ये तरीका अपनाया गया है और ये पहले से ही चर्चाएँ में चल रही थी। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया, पहले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, उसके बाद ही तय होगा कि ऑफ़लाइन डीवी बुलाया जाएगा या फिर नहीं, ठीक है? तो अभी आपको यही समझना होगा। इस नोटिस का मतलब आपको जो कल की डेट में नोटिस आई थी तो यही सारा प्रोसेस है उस नोटिस का मतलब। उम्मीद करते हैं ये आपका डाउट अभी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपके क्या है, पीटी 2023 का स्कोर कार्ड गायब हो गया, क्या होगा? तो पीटी 2023 का स्कोर कार्ड हो गायब हो गया तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डीवी से बाहर कर दिया जाएगा या फिर आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। फिर 2023 का स्कोर कार्ड की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? बहुत से कमेंट आ रहे थे, आपके सवाल आ रहे थे कि सर पिट 2023 का स्कोर कार्ड गायब होगा। देखिए जल्दबाजी में वीडियो, हम आपके कमेंट कल ही आ रहे थे, कॉल्स भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे, सर बता दो। तो जल्दबाजी में बिना जानकारी को हम बता भी नहीं सकते हैं। हमने जानकारी निकाला प्रीवियस डीवी में क्या हुआ था क्या नहीं, जो कराया गया, जैसे कि बहुत सारी भर्तियों का कराया गया, डायग्नोस्टिक का कराया गया, आपका एजीटीए का कराया गया, होम्योपैथिक का कराया गया। तो वहाँ उन लोगों से पूछा कि भाई पेट 2023 का स्कोर कार्ड चाहिए होता है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं। ठीक है, अभी वो सारा फॉर्मेट है, मैंने बोला है ना कि ऑफिशियली आपको बताएंगे तो ऑफिशियली बताएंगे। तो यहाँ पे अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट जो है ये क्लियर हो जाए। पेट 2023 का स्कोर कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? पेट का 2023 का रिजल्ट स्कोर कार्ड आपका उसी के आधार पे, तो आपका यहाँ तक आप पहुँचे हैं, ठीक है? आपने मुख्य परीक्षा दिया है उसी 2023 के स्कोर के कार्ड के आधार पे, तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर से वो सब कुछ डिटेल आपको निकल आता है, वो आयोग वाले कर लेते हैं, उससे दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है? तो फिर 2023 का स्कोर कार्ड ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। और हमने यहाँ पे दो सवालों का जवाब दे दिया। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हाँ, पहला स्टेज आपका अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? दूसरा स्टेज भी ऑफलाइन बुलाया जाएगा। तो ये मत सोचो कि ऑफलाइन नहीं बुलाया जाएगा, ऑफलाइन भी आपको बुलाया जा सकता है। डीवी में क्या क्या लगेगा, ऑफिशियल जानकारी। अब आते हैं आपके डीवी में क्या क्या लगेंगे। जब ऑफलाइन डीवी हो रहा था तो एक आपको यहाँ पे ऑफलाइन डीवी जब हो रहा था, ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक अभिलेख परीक्षण पत्र दिया जाता था। इसमें सारा चीज़ें मेंशन है, डीवी का डेट है, ये सभी चीज़ें हो सकता है आपको भी मिले, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी होगा तो ये डिटेल आपको मिलेगा ही मिलेगा कि भाई आपके क्या क्या मिलने वाले हैं। तो ये डिटेल मिलता था जिसका नाम है अभिलेख परीक्षण पत्र, जब ऑफलाइन डीवी करवाया जा रहा था आयोग के द्वारा। इसमें बोला जा रहा है कि कई पॉइंट दिए हैं कि भैया आपको पहला विस्तृत आवेदन पत्र मिलेगा, ठीक है? अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होता है विस्तृत आवेदन पत्र। शायद ऑनलाइन में भी ये प्रोसेस है, आपको अभी से समझना जरूरी है, बाद में आप गलतियां कर देते हो और बहुत सी गलतियां होती हैं इन सब चीज़ों के लिए। विस्तृत आवेदन पत्र, जैसे कि अभी इतना समझाने के बावजूद भी मैंने OMR सीट भरना आपको इतना समझाया था, टेस्ट भी मैंने OMR सीट पे ही, जितने टेस्ट लिए OMR सीट पे ही आपको प्रैक्टिस करवाया था, फिर भी आपने OMR सीट भरने में गलतियाँ किया है। किसी ने गोला भरना छोड़ दिया, किसी ने रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर में गलतियां कर दिया। तो ये सारी गलतियां आप लोग तब भी कर देते हो, तो इसीलिए मैं पहले से ही ये सब चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि गलतियां ना हो। अब वीडियो की क्वालिटी आप इंक्रीज़ कर लेना अगर आपको सही तरीके से नहीं दिख रहा होगा, और ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझना ज़रूरी है। तो देखिए विस्तृत आवेदन पत्र मिलेगा, उसके बाद एक अटेस्टेड फॉर्म मिलता है, ठीक है? प्रमाणीकरण प्रपत्र जिसको बोलते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा कैसे होता है।
उसके बाद तीसरे नंबर पे देशना प्रपत्र मिलता था, इंडेक्स्ड कार्ड जिसको बोलते हैं। और चौथा विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों के विवरण, डिटेल ऑफ मार्क्स फॉर्म मिलता था। तो ये 4 चीज़ें आपको मिलती थी, ये भरना होता था जब ऑफलाइन डीबी होता था। ऑनलाइन भी होगा तो यही सारा प्रोसेस रहेगा, ये मत सोचना कि ऑनलाइन में कुछ अलग होगा। अगर ऑनलाइन भी डीबी होगा तो ये सारी डिटेल आपको दिए जाएंगे ऑनलाइन भरने के लिए। विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेड फॉर्म और देशना इंडेक्स कार्ड और आपका ये डिटेल ऑफ मार्क्स फॉर्म, वो कैसे होते हैं अभी आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है क्या, कि बोला है कि देखिए भैया, ये आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के जब ऑफलाइन डीबी हो रहा था, ठीक है, अब ऑनलाइन होगा तो शायद डायरेक्ट ये जैसे फॉर्म भरते हो ना, कि पहले आपको पर्सनल डिटेल, पहले पर्सनल डिटेल, फिर शैक्षिक अर्हता डिटेल, फिर उसके बाद फीस पेमेंट, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट होता है। वैसे जब ऑनलाइन भी डीबी होगा तो पहला स्टेप खुल के आएगा कि विस्तृत आवेदन पत्र, इसमें आपको पूरा डिटेल भरना होगा। फिर अटेस्टेड फॉर्म ये खुल के आ जाएगा। फिर देशना इंडेक्स्ड कार्ड ये खुल के आ जाएगा। फिर डिटेल ऑफ मार्क्स फॉर्म ये खुल के हो जाएगा। फिर फाइनल सबमिट करने के लिए, फिर उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, फिर फाइनल सबमिट करने का। ये डिटेल ऑनलाइन भी होगा, अगर ऑनलाइन कराएंगे तो ऑनलाइन भी। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहीं से समझने की कोशिश करिए। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते थे तो क्या आता था, सबसे पहला प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन आपने किया। उसके बाद लॉगिन करके अपना फॉर्म भरिए, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरने जा रहे हो वो पोस्ट सिलेक्ट करिए। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल पूरा भरिए। पर्सनल डिटेल भरने के बाद क्या होता था, आपकी शैक्षिक अर्हता क्या है वो भरिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एड्रेस क्या है वो भरिए। वो भरने के बाद आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करिए, डॉक्यूमेंट डिटेल भरिए। वो करने के बाद फीस पेमेंट करवाइए, फिर फाइनल सबमिट कर दीजिए। ये प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्म भरने में होता था। वहीं पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होंगे, ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन भी होगा तो पहला स्टेट क्या होगा, यही खुल के आएगा, विस्तृत आवेदन पत्र, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। उसके बाद अटेस्टेड फॉर्म मिल के आएगा, वो भरना होगा। उसके बाद इंडेक्स कार्ड, अगर ऑनलाइन ये करवाते हैं तो ऐसे ही प्रोसेस रहेगा जैसे ऑफलाइन होता था। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे डिटेल ऑफ मार्क्स फॉर्म, मतलब पूरे आपने 10th में कितने मार्क्स पाए, कितने मार्क्स आपके बने हैं, कब से कब तक 10th हुआ था, 12th में कितने मार्क्स पाए, कितना परसेंटेज है, कब से कब तक किया था डिप्लोमा में, ये सारी डिटेल खुल के आएंगे। ये सभी चीज़ करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का खुल के आएगा। ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट PDF साइज में वो सब कुछ अपलोड करना होगा जैसे कि 10th का मार्कशीट हुआ, 12th का हुआ, डिप्लोमा का हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, और आपका और भी जो डिटेल मांगे जाएंगे वो सारे डिटेल भरने होंगे। एक्सपीरियंस, अनुभव हुआ, ये सभी चीज़ें डिटेल ऑनलाइन अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना होगा। ये कैसे होते हैं अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। अभी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक वीडियो और भी अलग से बना देंगे, या फिर दोबारा से वीडियो आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन जानकारी काम की हम बता रहे हैं, ठीक है। कोई व्यर्थ वाली चीज़ें, टाइम व्यर्थ करने वाली चीज़ें, वैसे भी टाइम अब क्या ही व्यर्थ करेंगे, आपका पेपर तो हो ही गया, जो होना था हो ही गया। तो ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखा करें आप लोग, ठीक है। जब ऑफलाइन डीबी होता था तो इन्होंने बोला है कि ये सारे डाउनलोड करके आना है आपको, जैसे कि विस्तृत आवेदन पत्र ये डाउनलोड करके आना है। अटेस्टेड फॉर्म डाउनलोड वो वेबसाइट पे आपको मिल ही जाता है, ठीक है। जब आपके कॉल लेटर आ जाएंगे डीबी की कॉल लेटर, तो इसी के साथ ये भी आपको मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करके आना है। और आपके यहाँ पे बोला गया कि जो भी जन्म तिथि प्रमाण पत्र हाई स्कूल ही माना जाता है, ठीक है। और आपके जो भी शैक्षिक अर्हता हैं, ठीक है, उन सभी को लेके आना होगा। और आपके जो भी 10th 12th के अंक तालिका प्रमाण पत्र हैं, डिग्री हैं, इन सभी को लेके आना होगा। ओरिजिनल समस्त मूल प्रमाण पत्र लेके आना होगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और लेके आयोग के कार्यालय में जमा करनी होंगी यदि, और इसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आनी होगी। जेरोक्स कॉपी 2 सेट, इन्होंने बोला कि 2 सेट छाया प्रति, मतलब जेरोक्स कॉपी लेके आना होगा। ओरिजिनल प्लस जेरोक्स कॉपी आयोग में जमा करनी होगी। यदि आवेदन पत्र में आप द्वारा दी गई शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि से संबंधित सूचना आपके मूल अभिलेखों से भिन्नता मिलती है, जो आपने फॉर्म भरा है उसमें अलग पाया जाता है, तो आपकी अभिलेख परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। ये सारी डिटेल इन्होंने बताया है। उसके बाद इन्होंने बोला है तीसरे पॉइंट में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने पासपोर्ट साइज के नवीनतम रिसेंटली जो फोटो रहेगा वो लेके आना होगा, ठीक है। उसके बाद चौथे पॉइंट पे इन्होंने बोला है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन औपबंधिक रूप से स्वीकृत हुआ है। यदि
आप हाँ, यदि आप पद की पात्रता अर्हता की शर्तें पूर्ण नहीं करते तो आयोग आपका अभ्यर्थन निरस्त कर सकते हैं। यह स्पष्ट की तालिकाओं के सम्मिलित वो सारी डिटेल बोला कि भाई आपने जो भी चीज़ें आपसे मांगी गई है वो सही नहीं निकलता है तो अब निरस्त कर देंगे। उसको छठे पॉइंट में देखिए, अभिलेख परीक्षण मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वांछित मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर, मतलब ओरिजिनल चीज़ें जो भी आपकी हैं सारी डिटेल ओरिजिनल आपने प्रस्तुत नहीं किया तो यहाँ पे आपकी अभ्यर्थियाँ निरस्त कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट आपको नहीं लिया जाएगा। उसके बाद बोला है कि भाई मोबाइल तो लेके जा सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मोबाइल तो लेके जा सकते हो, बट अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट और स्विच ऑफ के मोड में रखना होता है। ये सारी डिटेल इसमें दिया रहता है, ठीक है। अब हम एक एक करके आपको बताते हैं यहाँ पे जो इन्होंने बोला है, ठीक है। चार चीज़ें उन्होंने बोला है ना, तो कैसे विस्तृत आवेदन पत्र रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, अब इन सब चीज़ के बारे में बता देते हैं। विस्तृत आवेदन पत्र कैसे रहता है, अटेस्टेड फॉर्म कैसे रहता है, इंडेक्स्ड कार्ड कैसे रहता है और डिटेल ऑफ पास फॉर्म कैसे रहते हैं, ये एक एक करके हम आपको बताते हैं। चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्रोसेस यही रहेगा जो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला आपका हमने चार चीज़ें बताया ना, चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला आपका आवेदन पत्र आता है, तो आवेदन पत्र बिल्कुल ऐसे रहेगा। अगर ऑफलाइन भी रहेगा तो ऐसे आपको ये प्रिंट लेके जाना होगा ये फॉर्म का। ऑनलाइन रहेगा तो ऑलरेडी ऐसे खुल के आएगा, फ़ोटो लगानी होती है, यहीं साइड में फ़ोटो लगा देंगे, ऑनलाइन भी फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल लिखे रहेंगे आपके ऑलरेडी, जो आपके भर्ती परीक्षा का विज्ञापन संख्या रहेगा वो लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, ठीक है। आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि लिखी रहेगी। उसके बाद नीचे आप देखेंगे हम क्या क्या रहता है। अगर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मैंने बोला ना प्रोसेस यही रहेगा। आवेदन पत्र खुलेगा, अगर ऑनलाइन रहेगा तो सबसे पहले आवेदन पत्र खुलेगा, आवेदन पत्र में पूरा डिटेल भरना होगा। यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका अभ्यर्थी का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भरने की जरूरत नहीं होती है, लिखा रहेगा। उसके बाद अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, यहाँ पे एड्रेस रहेगा, भरना होगा, और नगर जिला ये सभी एड्रेस डालने होंगे, ठीक है। जन्म तिथि ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ऑनलाइन जब चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है, ऑफलाइन रहेगा तो आपको खुद इससे ये पूरा फॉर्म निकाल के लेके जाना होगा। वो सारी चीज़ें हम बता देंगे बाद में, ठीक है। अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे डीवी होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, निकलवाने की झंझट है ही नहीं। ऑलरेडी आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे, साइबर कैफ़े पे जाएंगे या खुद से भी भरेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आएंगी। उसके बाद अभ्यर्थी के, उसके बाद यहाँ पे नाम लिखने को आएगा, ठीक है। अभ्यर्थी के भैया पिता पति का नाम, अभ्यर्थी के पिता पति का नाम, अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान, ठीक है। अभ्यर्थी के पिता पति का यदि मृत हो तो ये सभी डिटेल डालनी होंगी, ठीक है। डिटेल डालने के बाद यहाँ पे उसके बाद क्या भरना होगा, सातवें वाले में भरना होगा क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म अथवा आदिवासी भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। ये सभी चीज़ें हो गया। उसके बाद ये 8वें नंबर पे ये सभी चीज़ें डालनी होंगी। उसके बाद लास्ट इसी में देखिए, लास्ट इसी में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमा में दहेज छूट का लाभ चाहते हैं, यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें और निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न करें। मतलब कि बोला जा रहा है कि भाई आपको ज़रूरत है कि नहीं छूट की, जैसे कि ओबीसी की छूट रहती है ना, ओबीसी की छूट रहती है, एससी की छूट रहती है, एसटी की छूट रहती है। यदि चाहिए तो हाँ करिए, नहीं चाहिए तो नहीं करिए। अगर हाँ करते हैं तो पूरा यहाँ पे आपको डिटेल भरना पड़ेगा, कौन सी जाति है, उपजाति क्या है, ठीक है। ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको फिर वही कास्ट सर्टिफिकेट संलग्न करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल आएगा कि भैया क्या अभ्यर्थी विवाहित है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो फिर और डिटेल बनना होगा। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी एक या इससे अधिक जीवित पत्नियां हैं, पत्नियां एक से अधिक जीवित हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अथवा क्या अभ्यर्थियों ने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसकी एक पत्नी पहले से जीवित है। ये सारी डिटेल भरना होगा। अक्खा वाले में अगर नहीं तो नहीं कर देना है, ठीक है। ये सारी डिटेल बनने होंगे यहाँ पे, हाँ नहीं का, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन प्रोसेस यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। उसके बाद 10th नंबर पे यहाँ पे डिटेल भरना होगा कि सभी शैक्षिक अथवा प्रबंधित परीक्षाओं में जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं उन उपाधियों का पूरा विवरण, मतलब हाई स्कूल में कौन कौन से विषय आपने लिया है वो डिटेल भरना होगा। किस ग्रेड पे आपने ये चीज़ है, किस वर्ष में, और आपका प्रतिशत कितना है, ठीक है। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे प्राप्त विशेषता का विवरण, ये आपको वहाँ पे बता ही दिया जाएगा क्या विवरण रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार इंटरमीडिएट, उसी प्रकार आपका स्नातक, आपका डिप्लोमा रहेगा तो ये डिप्लोमा लिख के आएगा, ठीक है।
डिप्लोमा एनम में मांगेगा तो डिप्लोमा लिख के आएगा, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर पे लिख के आएगा, खेल कूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा अथवा पाठ्योत्तर कार्यों में भाग लेने का यदि यदि कोई हो पूरा विवरण दें, प्रमाण पत्र संलग्न करें, हो तो भैया करिए, अदरवाइज खेल कूद वाले शारीरिक व्यायाम वाले ये सब चीज़ें, बाकी कोई जरूरी नहीं है, होगा तभी आप भरेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी का अपना विगत अथवा वर्तमान नियुक्तियों का पूरा विवरण नीचे लिखें। पद का नाम, अगर आपने भैया विगत वर्तमान नियुक्ति का विवरण, यदि वर्तमान में आपने जॉब कर रहा है या फिर जॉब कर चुके हैं, वो सारा डिटेल यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। जैसे कि अनुभव वाले में होता है ना कि आप पहले इस पद पे काम थे, ठीक है, कितना वेतन मिल रहा था, सेवा योजन का पूरा विवरण दें, प्रवेश तिथि कब आपने लिया था, नियुक्ति का स्थान क्या था आपका, आपने छोड़ा क्यों नौकरी, ये डिटेल सारे भरने होते हैं। उसके बाद 13 नंबर पे ये चीज़ें आपको दिख के आएगा कि भैया अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दें। अब देखिए हिंदी इतनी डिफिकल्ट रहती है कि पढ़ना भी मुश्किल है। अब प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डालना होगा, ठीक है, वो बता ही दिया जाएगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जाएंगे या फिर भरने जाएंगे या फिर ऑनलाइन भरने जाएंगे तो सारी जानकारी बाद में आपको मिल जाएगी। अभी मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे रहेगा, ठीक है। ये सारा डिटेल पूरा रहेगा। ये सारा डिटेल भरने के बाद फाइनल यहाँ पे नीचे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता, दिनांक, स्थान, ये सभी चीज़ें लिखी जाएंगी। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा घोषणा करता है, मैं आपका नाम घोषणा करती हूँ कि इसका आवेदन में जो चीज़ें मैंने दिया है वो मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है। यदि उनमें असत्य विवरण पाया जाता तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊंगा, दी जाऊंगी। यदि चयनित हो गई हूँ सेवा से हटा दिया जाऊंगा, दी जाऊंगी। ये सारी डिटेल यहाँ पे होना होता है घोषणा। पहला मैंने आपको आवेदन पत्र समझा दिया। अगर ऑनलाइन भी रहेगा तो आपको ऑनलाइन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन वैसे होगा ही, अगर ऑनलाइन भी होता है तो यही प्रोसेस रहेगा। ये चीज़ अब डिपेंड करता है आयोग को, ये आपको ऑफलाइन बुला के करवाता है या फिर ऑनलाइन ही ये आवेदन पत्र भरवा लेता है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड है। अब आयोग देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि 2 स्टेज में आपकी डीवी होने की पॉसिबिलिटी है। एक ऑनलाइन में हो सकता है केवल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करवाए जाएँ आपसे, जितने भी ओरिजिनल हैं, या फिर आपने अनुभव लगाया है, डिप्लोमा शैक्षिक लगाया है, निवास लगाया है, कास्ट लगाया है, ये सभी चीज़ें हो सकता है अपलोड करवा के फिर बाद में आपको ऑफलाइन बुला के ये सभी चीज़ें भरवाए जाएँ। तो आयोग के ऊपर डिपेंड है क्या करता है। बाकी प्रोसेस जो है यही रहेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये आवेदन पत्र आपने देख लिया कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए आपका, मैंने जैसे आपको बताया था कि दूसरा विवरण में आपका आ जाएगा क्या कि जो आपका परीक्षाओं में जो भी विवरण है हाई स्कूल से लेकर डिप्लोमा तक, वो सभी भरने होते हैं, ठीक है। जैसे कि हाई स्कूल प्राप्तांक और पूर्णांक, यहाँ पे हिंदी में कितना कितना टोटल आपका पूर्णांक था ये लिखना होगा, कितने आपने पाया, अंग्रेजी में कितना पूर्णांक था, कितने आपने पाया, गणित में कितना आपने पाया। उसी प्रकार इंटरमीडिएट में कितना आपने नंबर पाया, कितना पूर्णांक था, उसके बाद अंग्रेजी में आपने कितना नंबर, जो विषय से होंगे आप वहाँ पे लिखते जाएंगे, भरते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्नातक लिखा है क्योंकि ये स्नातक की भर्ती थी, ठीक है। वहीं पे डिप्लोमा आपका एनएम डिप्लोमा लिख के आएगा, विषय लिख के आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भरने होते हैं। फाइनल नीचे आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि जैसे कि आपने परीक्षा में टोटल कितना नंबर पाया, कितने पूर्णांक में से ये पास हैं कि फेल हैं, ये लिखने के बाद यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये दूसरा आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। ये 2 फॉर्म हो गए। तीसरा फॉर्म आपके सामने ओपन होके आएगा, ठीक है। ऑनलाइन भी होगा तो ऐसे ही बिल्कुल सीक्वेंस में होता हुआ आएगा, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तीसरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसका यहाँ पे देखिए प्रपत्र थर्ड हो गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स कार्ड। अब इसमें भी वही डिटेल भरना होगा पूरा, ठीक है। ऑलरेडी आपके नाम यहाँ पे लिख के आएंगे, ठीक है, आपके नाम लिख के आएंगे, मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है, जो भी जिसका भी है मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ पे नाम लिख के आएगा। उसके बाद यहाँ पे पिता या पति का नाम, विवाहित हो जो भी हो, यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। जन्म तिथि आपकी ऑलरेडी लिख के आएगी, यहाँ पे शब्दों में लिखना होगा। स्थायी पता लिखना होगा, पत्र व्यवहार का पता लिखना होगा, सेवा पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन पत्र दे रहे हैं, ठीक है। एनम है तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिखना होगा। फिर इसके बाद यहीं पे इंडेक्स कार्ड में नीचे यहाँ पे जाति आपको लिखना होगा, उपजाति लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा जिसमें उत्तीर्ण हो, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको भरना होगा परीक्षा जिनमें उत्तीर्ण हो, विषय जो परीक्षा में लिए हों, ठीक है।
उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, वर्ष, श्रेणी, ये सभी चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक है, उसके बाद विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण। ठीक है, वहीं पे अनुभव वाला विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण। विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, तिथि से तिथि तक जिस पद पर काम किया हो या कर रहे हो उसका नाम अथवा नियुक्ति का स्वरूप, वेतन क्रम या फिर वेतन का डिटेल, ये सभी भरना होगा। देशना पत्र, इंडेक्स कार्ड। अब कृपया इस पत्र के रिक्त स्थानों को भरकर अपने आवेदन पत्र के साथ लगाएं। आवेदन पत्र के साथ, ये ऑफलाइन जब हो रहा था तब ये चीज़ें की जा रही थी। ऑनलाइन में वही, अगर ऑनलाइन भी होगा तो प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन ये पे लगाएं लगाएं वाली बात नहीं रखी जाएगी। ठीक है, सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश, ये फिर चीज़ें रहेंगी। अब 3 हमने बता दिया आपको, अब चौथा बच रहा है क्या? चौथा बच रहा है आपका अटेस्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल देखिए, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिख के आएगा ऑलरेडी, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आएगा ऑलरेडी, डेट लिख के आएगा, समय लिख के आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके नाम लिख के आएंगे ऑलरेडी, जहाँ पे मैं हाइड किया हूँ। फिर उसके बाद पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ, यदि कोई हो तो नाम पिता का लिखना होगा, माता का पूरा नाम उपनामों के साथ निम्नलिखित ये सभी डिटेल भरने होंगे। उसके बाद राष्ट्रीयता, जैसे पिता इंडियन, भाई उत्तर प्रदेश इंडियन, माता कहाँ के हैं वो, पिता पति कहाँ के हैं, पत्नी कहाँ की है, ये सारी डिटेल भरना होगा। निम्नलिखित का जन्म स्थान, पति का जन्म कहाँ है, पत्नी का जन्म कहाँ, स्थायी निवास का पूरा पता, गांव, ये सभी चीज़ें पूरा पता यहाँ पे भरना होता है। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी है तो उसे पाकिस्तान का है, नहीं तो उसको भरना नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद छठे नंबर पे देखिए वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता, वही आपका जो पोस्ट ऑफिस वगैरह है जहाँ आपका ये सभी चीज़ें भरना होगा। उसके बाद आयु तथा जन्म की तारीख ऑलरेडी लिख के आएगी आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर आपको 8वें पॉइंट पे शैक्षिक योग्यता, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों को कॉलेजों में व्यतीत किए गए दिए गए वर्ष दिए जाएँ। ठीक है, स्कूल कॉलेज का पूरे नाम पता अगर होगा तो भरना पड़ेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। शैक्षिक योग्यता जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएँ। तो ये तो किसी के पास नहीं रहता है, तो वैसे भी ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, भरना। उसके बाद नीचे देखिए कार्यालय या फर्म, कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो पूर्ण विवरण। ठीक है, मतलब आपके हैं कोई रेफरेंस तो ये चीज़ें लगानी होंगी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पद का नाम आयोग में मतलब कोई है रेफरेंस तो वो चीज़ बोला जा रहा है। ठीक है, या फिर आप किसी भी काम में कर चुके हैं काम। अच्छा क्या है, मैं फिर से पढ़ता हूँ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो पूर्ण विवरण। अच्छा, कार्यालय यदि आपने काम या फर्म में किया है पूरा उसका विवरण आपको डालना होगा। ठीक है, आपके लिए यही बोला है, किसी के लिए नहीं। ठीक है, पते जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो ना, बोला गया कि जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया गया हो या फिर जहाँ वह इस समय काम कर रहा हो, वो डिटेल आपको भरना होता है। ठीक है, पूरा। उसके बाद अब जैसे 17,000 वाली भर्ती लोग काम कर रहे हैं तो उनको ये सब चीज़ें भरना पड़ेंगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये भी 10वें पॉइंट पे देखिए क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए मतलब आपके ऊपर एफआईआर वगैरह ये सभी चीज़ें हुआ, केस हुआ है, उसका डिटेल भरना होगा। ठीक है, यदि है तो भरना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, केस वैसे किसके पास रहेगा, आपका आजकल हर कोई बचता है। ये सारे डिटेल भरने के बाद फिर फाइनल लास्ट में आपको क्या करना होगा, दिनांक, स्थान, ये सभी चीज़ें, सिग्नेचर, नाम, पता, ये करके ख़त्म कर देना। तो ये सारा पूरा आपका डॉक्यूमेंट का है। तो आपने देखा आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, आपने देख लिया ना, इस पूरा यही जो मैंने बताया यही पूरा आपका डॉक्यूमेंट में लगने वाला है। बाकी आपने कहीं पिट का ये सब चीज़ें कहीं पे नहीं देखा, कहीं पे भी मांगा भी नहीं जाता है। मेन आपका क्या रहता है कि आप किस लिए, मेन क्या है, मेन क्या है, 10th की मार्कशीट है, 12th का डिटेल, 10th का डिटेल, 12th का डिटेल, डिप्लोमा का डिटेल, कास्ट, कास्ट, निवास, यही आपका मेन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आपका एनम है। ठीक, अब मैं डीवी फाइनल डीवी में बता दे रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कि अभी मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मुझे भी दिक्कत होती है। बाकी आपके मैं वीडियो चाहे किसी भी चीज़ से अब शूट करें भाई, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे से। तो आप लोगों ने चाहा तो भाई, जैसे बहुत सारी बहनें उम्मीद उम्मीद क्या प्रॉमिस भी करके रखी हैं कि सर फाइनल सिलेक्शन होने दीजिए, आपके लिए हम डिजिटल बोर्ड का अरेंज करेंगे, गिफ्ट के तौर पे हम लोग मिलकर आपको डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करेंगे। तो भाई मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का किसी भी कारण से सिलेक्शन ना रुके। तो इसलिए पूरी जानकारी जितना हो सकता है उतना हम विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए तैयारी भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ा था, अपने स्तर से पूरी तरीके से जी जान लगा के तैयारी आपकी करवाया था और उसका परिणाम भी बहुत लोगों को मिला है। बट कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आने के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए आप लोग। ठीक है, नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि जिस हिसाब से मैंने आपको, जो लोग मेरा टेस्ट लिए थे और टेस्ट देने के बाद ही उन लोगों को लग गया था कि सर वाकई में जो टीचर होना चाहिए
यही जेन्युइन टीचर हैं कि भाई किस हिसाब से इन्होंने टेस्ट दिया और उसी पैटर्न पर जिस हिसाब से मैंने टेस्ट, अब भाई कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, पेपर के बाद जुड़े हुए हैं और जुड़ भी जाएंगे। आपका ज्वाइनिंग होते होते तक बहुत से नए लोग जुड़ जाएंगे, बट वो हमें अभी जानते ही नहीं है कि हमारा किस तरीके से एफर्ट रहता है आप लोगों के लिए। ये सब चीज़ों नहीं रहता तो निगेटिविटी कमेंट करके चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बुरा भी नहीं लगता भाई, अब तो आदत सी हो गई है। क्योंकि इंसान सच्ची चीज़ें अगर दिखाने और बताने की कोशिश करती है तो उसको हर एक चीज़ को लेकर झेलना ही पड़ता है, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है सच्चे इंसान को सर्वाइव करना आजकल की कलयुगी ज़माने में। तो देखिए फाइनल डिग्री में मैं क्या बता दे रहा हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म परीक्षा से संबंधित जो आपने एनम का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वैसे ज़रूरी नहीं है, यदि आपके पास है तो आप रखे रहना संभाल कर। एडमिट कार्ड एनम का जो आपने अभी पेपर दिया है 52-72 का पेपर जो दिया है, इसका एडमिट कार्ड है तो संभाल के रख लेना। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी से बाहर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एनम का एडमिट कार्ड वैसे होगा, सभी के पास नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10th की मार्कशीट अब यहाँ से आपको ज़रूरी हो जाता है, कंपलसरी, ठीक है। 10th की मार्कशीट जन्म हेतु अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अनिवार्य है। एनम योग्यता से जुड़े डॉक्यूमेंट जैसे कि एनम डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एनम डिप्लोमा मार्कशीट ऑल सेमेस्टर ईयर, ठीक है। एनम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। और जो डेट रखा गया है, ठीक है, जो डेट रखा गया है कट ऑफ डेट, मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। कट ऑफ डेट क्या है आपका 28, ठीक है, 28 है, 11 है 2024, ये अंतिम कट ऑफ तिथि है। इसी कट ऑफ के डेट के भीतर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट की डेट, जैसे कि आपने एएनएम का डिप्लोमा पास किया है तो इस डेट के भीतर आपके जो भी मार्कशीट हैं वो पब्लिश डेट होने चाहिए। इससे बाहर 28 के बाद आपने 29 को आपका डिप्लोमा आप पास आउट हैं तो फिर योग्य नहीं है, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 28/11/2024 तक के ही होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे अनुभव से आपने लगाया तो अनुभव सर्टिफिकेट में, ठीक है, क्यूआर कोड वाला तो चल ही गया है आपको, ठीक है, क्यूआर कोड वाला सर्टिफिकेट अनुभव मिलता है जो स्कैन करके पूरा डिटेल वो देख लेते हैं कि आपने कब ज्वाइनिंग लिया और कब से कब तक आपका 1 साल हो रहा है, कब से कब तक 2 साल हो रहा है, वो सब कुछ ऑनलाइन रहता है। हाथ से कोई दिक्कत नहीं है, क्यूआर कोड वाला जब से आ गया तो संस्था का लेटर हेड, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन से आपका एक्सपीरियंस जो है वो ऑनलाइन क्यूआर कोड वाला ही चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, वो भी संविदा का ही चाहिए, किसी हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल का मान्य नहीं होता है। संविदा एनएचएम से जो हैं वही अनुभव के हकदार होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आरक्षण कैटेगरी में, जैसे मतलब कि आरक्षण कैटेगरी में जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, ये ज़रूरी है। कब से तक भैया 28/11 से पहले होना चाहिए, 28/11/2024 से पहले। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 28/11/2024 से, अप्रैल से लेके, ठीक है, जो वित्तीय वर्ष है अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 28/11/2024 तक का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका निवास प्रमाण पत्र जो पहले लगाए थे या फिर नया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, यूपी का होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ फिर नहीं तो आप यूआर में काउंट किए जाएंगे। अगर निवास प्रमाण पत्र आपका यूपी का नहीं है तो आप यूआर में जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं है, नहीं लगाया है 28/11/2024 का, तो यूपी में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया है, नहीं आपने इस डेट के भीतर नहीं लगाया है तो यूआर में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, कंपलसरी है और यही मांगा जाता है, ठीक है, यही मांगा जाता है। बाकी आपका जैसे कि आपके सवाल आते हैं कि नाम में गलती, हाई स्कूल में कुछ और है, फॉर्म में कुछ और है, आधार में कुछ और है, 10th के मार्कशीट में कुछ और है, 12th के मार्कशीट में कुछ और है, डिप्लोमा में कुछ और है। तो जो भी गलतियां नाम में होती हैं उसके लिए आप बाहर नहीं होंगे, नौकरी से बाहर नहीं किया जाता है। क्या लगता है, एफिडेविट, जो भी नाम है, जैसे कि 10th में आपका नाम कुमारी फलाना ढिकाना जो भी हो और 12th में केवल फलाना है, तो जो भी डिटेल हो नाम में उन सबको लेकर परेशान नहीं होना है, आपको बाहर नहीं किया जाता है, ठीक है। एफिडेविट आप बनवा के लेके चले जाना, ठीक है। एफिडेविट पहले से वकील से बोल देना कि हमें ये समस्या है, ठीक है, हमारे नाम में ये लिखा है बट 12th में ये लिखा गया, फॉर्म में ये लिखा गया, ये सब चीज़ें हो गया, वो सब चीज़ें हो गया, तो उसी के आधार पे वकील क्या बनता है, एफिडेविट बना के आपको सौंप देगा कि ले जाओ आयोग को दिखा देना। बस वही देखते हैं वो लोग और कुछ नहीं, और दिक्कत नहीं होगा। फ़ोटो रिसेंटली फ़ोटो 2 फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड, ये सारा डिटेल डॉक्यूमेंट का हमने बना दिया पूरा वीडियो, ठीक है, कंप्लीट। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को शुरू से देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके
सारे जो भी डाउट थे ये अब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो जो आपके लगातार कॉमन से सवाल आ रहे थे कि फिर 2023 का स्कोर कार्ड गायब है तो क्या होगा, दिक्कत हो गया है, बहुत परेशान है, ये सब चीज़ें हैं। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, पेड का स्कोर कार्ड लगेगा ही नहीं, ठीक है। लगेगा ही नहीं, मांगा ही नहीं जाएगा फिर 2023 का स्कोर कार्ड, ठीक है। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन वाला मैंने प्रोसेस बता दिया, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया यही प्रोसेस पे डीवी होगा आपका, ठीक है। ठीक है, वैसे उम्मीद है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 स्टेज में कराए जाएंगे, ठीक है। 2 स्टेज, एक आपको ऑनलाइन, एक हो सकता है ऑफलाइन। ऑफलाइन तो होगा ही होगा, बिना ऑफलाइन के डीवी कहाँ होती है भैया। वो तो समय बचाने के लिए, ऑनलाइन स्क्रूटनी करने के लिए, भीड़ कम करने के लिए आयोग ऐसा काम कर रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, प्रोसेस हमने आपको समझा दिया, यही प्रोसेस पे काम होगा, ठीक है। डीवी में क्या क्या लगेगा, डीवी में क्या क्या लगेगा ये भी मैंने आपको बता दिया, पूरा ऑफिशियली जानकारी के साथ बताया हूँ। कोई हवाबाजी नहीं की ऐसे जो मन में आए वो सब चीज़ें बताते चले। हमारा काम ये भैया, हम आपको सही और जेन्युइन जानकारी दें और समय से पहले दें, सबसे पहले समय से पहले सही और सटीक। बाकी यहाँ पे आपका EWS कास्ट, निवास, रजिस्ट्रेशन सब कुछ हमने आपको बता दिया कि 28, ठीक है, 28/11/2024 के भीतर होना चाहिए, ठीक है। 28 के बाद 29 का आपने कास्ट लगाया है तो मान्य नहीं होगा, जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। EWS 28/11/2024 तक के मान होगा। 29 तारीख को आपका EWS बना है, 29/11/2024 को, तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। फिर आपको कहाँ भेज दिया जाएगा, जनरल में भेज दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका इन्होंने बोला है 28/11/2024 तक ये ट्रांसफ़र होने चाहिए आपको। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 29/11/2024 को, 28 के बाद 29/11/2024 को है तो आपका फिर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर बाद में आपको मौका दिया भी जा सकता है कि चलो भाई, वैसे क्या मौका क्या दिया जाएगा, मुझे तो नहीं लगता है। बट अगर है तो भैया ट्रांसफ़र है 28/11/2024 के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। देखिए गाइज, आप अपने, देखिए अपने एंड से आप भी एफर्ट लगाया करिए। जिस तरीके से हम पूरे लगन के साथ आपको ये सब चीज़ें, मेहनत के साथ ये सब चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सर का सपोर्ट करने का, ठीक है। बाकी मैं वो चीज़ बोलता ही नहीं हूँ, तो आप खुद समझदार हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो लोग भी अभी डर है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ मैं बार बार बोल रहा हूँ, कट ऑफ जो मैंने बता दिया है वही कट ऑफ आपको मान के चलना है। जितना मतलब कि क्लोज हम जुड़े हुए हैं आयोग से, शायद अब सब चीज़ें मैं बता भी नहीं सकता हूँ ना वीडियो में कि भाई। अब बाकी आप लोग इतने दिन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई भी एक बात, सिंगल एक भी बात अगर आप बता दो हमारी असत्य निकला हो, एक भी बात कमेंट करके बता देना। जो लोग पुराने लोग जुड़े हुए हैं, जो शुरू से, नए लोगों के लिए बातें हजम ही नहीं होती है, क्योंकि कुछ ज़्यादा सच्चाई हम बता देते हैं, ठीक है। जो पुराने लोग जुड़े हैं, एक भी आप चीज़ें बता देना कि श्वेत कमल सर की बातें ये असत्य गई हुई है, ठीक है। पिछले 1.5 साल 2 साल से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं पेपर का भी दावा करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको प्रश्न प्रोवाइड किए थे, पैटर्न प्रोवाइड किए थे, ठीक है, पेपर का, ठीक है। पेपर का जिस तरीके से मैंने पैटर्न आपको बताया था, उसी पैटर्न पे आपके प्रश्न बने थे। मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने आपको 15 टेस्ट प्रोवाइड किए थे भाई, 15 टेस्ट, ठीक है। 15 टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। 15 टेस्ट में हर एक टेस्ट में के प्रश्न को मैं 5 ऑप्शन रखा था, हर एक टेस्ट में 5 ऑप्शन रखा था। पांचवा ऑप्शन हमेशा इनमें से कोई नहीं रखता था। और उसके बाद हर एक टेस्ट में लगभग 4 से लेकर 5 प्रश्न ऐसे रखते थे जो मिलान वाले थे, मिलान वाले प्रश्न, कि भाई ये मैं जानबूझ के रखता था क्योंकि मुझे पता था कि आपका प्रश्न जो है मिलान वाले ही आएंगे। और उसी का नतीजा है जो लोग अच्छे स्कोर लेके आए हुए हैं। जो 71 80 कैटेगरी से भी बहुत सारी बहनें हैं 75 लेके आई हैं, ठीक है। बिना अनुभव का नंबर ऐड किए हुए 75 लेके आई हैं, कोई 80 लेके आया है, ठीक है। तो इन्हीं, क्योंकि उनको पता था कि ऑलरेडी पैटर्न यही आने वाला है। और मैंने बहुत सारे, जैसे कि आपके 2-3 प्रश्न आए थे ना, तो हर एक टेस्ट में मैंने 3 से 4 प्रश्न यही रखा था कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन कोई सा भी नहीं सही है, 1 और दोनों सही है। तो वैसे भी प्रश्न हम रखते थे टेस्ट में। हर एक, अभी टेस्ट पुराना होगा, आप देख लेना, प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मुझे पता था कि पैटर्न यही चल रहा है और इसी पैटर्न पे प्रश्न आएंगे। तो गलतियाँ, दिक्कत क्या हुई, गलतियाँ हमारे में नहीं थी, हमारे में गलतियाँ नहीं थी। हमने जिस तरीके से आपकी तैयारी करवाया था, जिस तरीके से हमने आपका टेस्ट लिया था, पूरा वही
फॉलो हुआ, बट दिक्कत ये हुआ कि एजेंसी को सिलेबस नहीं दिया गया, जिसके कारण एजेंसी ने आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछ लिया। अगर सिलेबस के अनुसार प्रश्न पूछा होता तो भैया 99 स्कोर आप लोग करके आते, 90 स्कोर आपका होता, 95 होता, 98 होता, ऐसे स्कोर आपके होते। उम्मीद करते हैं इसमें भाई क्या कर सकते हैं, ना तो हम भी कुछ कर सकते हैं, ना आप भी कुछ कर सकते हैं। जो मनी है वो तो हुआ ही। बाकी अब पॉजिटिव होप के साथ आप अभी से जो लोग कट ऑफ मैंने बताया है ना, जो कट ऑफ में आ रहे हैं, तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव तरीके से पढ़ाई को करिए। आगे जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। और कटाव भैया कम ही, जो मैंने बताया वही यही कटाव रहेगा। बाकी आने दीजिए रिजल्ट, उस दिन भी आएंगे, उस दिन भी दिखाएंगे। जैसे अन्य भर्तियों का मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूपी एनएचएम का मैंने एग्जांपल दिया था। यूपी एनएचएम 17,000 का पहला इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसने प्रोग्राम वाइज कटाव बताया था एनएम का। एनएम का ही, फार्मासिस्ट का, लैब टेक्नीशियन का, सभी का प्रोग्राम वाइज कटाव मैंने एनालिसिस करके बताया था, प्रोग्राम वाइज। सोचिए, और वही कटाव प्रोग्राम वाइज जो मैंने बताया था वही सत्य भी निकला है बिल्कुल। वो मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ। बाकी रिसेंटली अभी यही कटाव बताया था। रेलवे का मैं बताता रहता हूँ, फार्मासिस्ट वालों के लिए बताता रहता हूँ, ठीक है। मेरा चैनल केवल एएनएम के लिए ही नहीं है, ठीक है। फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, एएनएम, इन सभी को लेकर, इसका नाम ही है मेडिकल अड्डा। इन सभी को लेकर हर एक चीज़ें जो बताता हूँ वो सत्य ही निकलता है। फार्मासिस्ट वाले भाई से पूछ लेना, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उनके हित में ही बताता हूँ, सही और सटीक निकलता है। जैसे कि अभी यूपी त्रिपल एनएम भर्ती का मैंने बताया कि फार्मासिस्ट की भर्ती अभी आपको अप्रैल मार्च एंड या फिर अप्रैल तक देखने को मिलेगा, तो वो काम चल रहा है और वो भर्ती आ भी जाएगी। लोग थोड़ा पॉजिटिव रहा करिए। अभी जो मैंने कटाव बताया है ये सोच लो कि श्वेत कुमार सर ने बताया है, तो कुछ सोच समझ के बताया होगा, इतने पे सिलेक्शन डन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।